स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सस बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी दूसरी कहानी, एक हसीना थी। ये इस कहानी का छठा अध्याय है। मुंबई। मैत्री के घर पर रात 9 बजे। रात के 9 बज रहे होते हैं। मैत्री अपने रूम में बालकनी के पास खड़े होकर बुक पढ़ रही होती है। मैत्री को किताब पढ़ते पढ़ते 11 बज जाते हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया होता है, इसलिए मैत्री सोने चली जाती है। मैत्री सोने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैत्री को नींद नहीं आ रही होती है। मैत्री जब भी सोने की कोशिश कर रही होती है, उसे तुरंत ही प्रोफेसर रेहान के ख्याल आने लगते हैं। मैत्री को प्रोफेसर रेहान के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। मैत्री समझ जाती है कि इसको नींद ना आना, बार बार प्रोफेसर रेहान के साथ बिताए हर पल याद आना कोई आम बात नहीं है। मैत्री जान जाती है कि उसे प्रोफेसर रेहान से प्यार हो गया है, इसलिए मैत्री अपने मन ही मन में सोच लेती है कि कल कुछ भी हो जाए वो प्रोफेसर रेहान से अपने दिल की बात कह देगी। फिर प्रोफेसर रेहान का कुछ भी फैसला हो उसे वो मंजूर होगा। इतना कहकर मैत्री प्रोफेसर रेहान के सपने देखते हुए सो जाती है। अगली सुबह मैत्री जब उठती है तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है। मैत्री उठते ही विंडो के पास जाकर कर्टन हटा देती है और खिड़की खोलकर बाहर आसमां को देखने लगती है। मैत्री खिड़की खोलकर जब बाहर देखती है तो सुनहरे आसमान में चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, जैसे आज वो अपने मीठे स्वर में कुछ अपना हाल दिल जैसे किसी से बयां करना चाह रही हूँ। तभी तो नवंबर की इतनी ठंड में वो बेखौफ आसमां में उड़ रही। कुछ देर यूँ ही आसमां को देखने के बाद मैत्री विंडो बंद कर देती है। मैत्री विंडो बंद करने के बाद फ्रेश होने चली जाती है। फिर मैत्री फ्रेश होकर पिंक साड़ी पहनकर अपने कमरे में आ जाती है। मैत्री अपने कमरे में आकर शीशे के सामने बैठकर खुद को देखते हुए तैयार होने लगती है। मैत्री जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है कि तभी वहीं से गुजरते हुए मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया मैत्री को हैरान नज़रों से देखते हुए मैत्री से कहते हैं, बेटी मैत्री, आज तुम इस साड़ी में? मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हें ये साड़ी आज से 1 साल पहले तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दिया था, लेकिन तब तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें ये साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हें ऐसा तोहफा ना दिया करूं। तो बेटी मैत्री, आज तुमने ये क्यों पहना है? तभी मैत्री मुस्कुराते हुए अपने पापा आनंद सिंघानिया से कहती है, वो पापा, मैंने ये सोचा कि आपने ये साड़ी मेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई है, इसलिए मुझे ये साड़ी कभी कभी पहन लेनी चाहिए। वैसे पापा, मुझे किसी ज़रूरी काम पर बाहर जाना है, मैं बाद में आकर आपसे बात करूँगी। इतना कहकर मैत्री वहाँ से चली जाती है। मैत्री के जाने के बाद मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया हंसते हुए कहते हैं, बेटी मैत्री, तुम्हें लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया हूँ। तुम जिस दौर से गुज़र रही हो मैं उस दौर से बहुत पहले ही गुज़र चुका हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम जिससे भी प्यार करती हो वो अच्छा हो, वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर रेहान जैसे ही अपने कमरे से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने मैत्री खड़ी है। प्रोफेसर रेहान मैत्री को देखकर हैरान होते हुए मैत्री से पूछते हैं, मैत्री, तुम यहाँ? मैत्री, तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? तुम तो कल मुझसे मिल चुकी थी ना? तो फिर? तभी मैत्री प्रोफेसर रेहान के पास आकर प्रोफेसर रेहान से कहती है, रेहान सर, अगर मैं आपके लिए ज़रा सा भी ज़रूरी हूँ तो आप आज शाम 6 बजे रेड हार्ट होटल में मुझसे मिलिए। इतना कहकर मैत्री बिना जवाब सुने वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटे बाद शाम 6 बजे प्रोफेसर रेहान मैत्री के बताए हुए रेड हार्ट होटल में पहुँच जाते हैं। वो होटल के गार्डन में जब पहुँचते हैं तो वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो पूरे गार्डन में
रेड रोज़ एंड वाइट रोजेस से डेकोरेशन होती है। प्रोफेसर रेहान ये सब कुछ देखते ही रहते हैं कि तभी मैत्री एक सुंदर सी ब्लैक ड्रेस पहनकर प्रोफेसर रेहान के सामने आती है। प्रोफेसर रेहान इससे पहले कुछ भी बोल पाते कि तभी मैत्री अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और प्रोफेसर रेहान से कहने लगती है, रेहान सर, आज आप कुछ मत पूछिए, क्योंकि अगर आज आपने मुझसे कुछ पूछ लिया तो शायद आज मैं अपने दिल की बात आपसे ना कह पाऊँ। रेहान सर, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आपको परेशान करते करते कब मुझे आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। प्रोफेसर रेहान, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तभी प्रोफेसर रेहान मैत्री को उठाते हुए मैत्री पर गुस्साते हुए कहते हैं, मैत्री, तुम पागल हो गई हो। गुरु और शिष्य कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए ख्याल अपने दिमाग से तुम निकाल दो। इतना कहकर प्रोफेसर रेहान वहाँ से जाने लगते हैं। प्रोफेसर रेहान जाते ही रहते हैं कि तुरंत मैत्री पीछे से प्रोफेसर रेहान के हाथ को पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहती है, आँखों से बहता आंसू मेरा तुझे पानी सा लगता है, सच्चा प्यार भी मेरा तुझे झूठे एहसास सा लगता है। अब कैसे बताऊं अपना प्यार मैं कि तेरा एक किस्सा मुझे अपने जीवन की पूरी कहानी सा लगता है। प्रोफेसर रेहान बिना मैत्री के आंसुओं को देखे, बिना मैत्री के तकलीफ़ों को महसूस किए, मैत्री की बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर रेहान अपने घर आ जाते हैं। रेहान घर आकर अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर चेयर पर बैठा होता है कि तभी प्रोफेसर रेहान की माँ सावित्री मिश्रा रेहान के पास आकर सारी लाइट्स ऑन कर पूछती हैं, रेहान बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान लग रहा है। तभी प्रोफेसर रेहान अपनी माँ सावित्री मिश्रा को सारी बात बता देते हैं। प्रोफेसर रेहान की माँ सावित्री मिश्रा रेहान की बात सुनकर रेहान से कहती हैं, रेहान बेटा, इसमें गुस्साने की क्या बात है? वो तुमसे प्यार ही तो करती है। एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, इस दुनिया में धोखा देने वाले तो बहुत हैं, पर सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम। इसलिए तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतना कहकर प्रोफेसर रेहान की माँ सावित्री मिश्रा वहाँ से चली जाती हैं। रेहान अपनी माँ के जाने के बाद रात भर मैत्री और अपनी माँ के कहे हुए बातों को सोचने लगता है। कुछ दिन बाद शाम 6 बजे मैत्री के घर पर शाम के 6 बज रहे होते हैं। आज मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया का 50वां जन्मदिन होता है, इसलिए पूरा सिंघानिया मेंशन लाइट्स और बलून से सजा होता है। बर्थडे की सारी तैयारी मैत्री ने खुद से की होती, लेकिन मैत्री आज बहुत दुखी होती है, क्योंकि जब से मैत्री ने प्रोफेसर रेहान को प्रपोज़ किया होता है, तब से प्रोफेसर रेहान ना ही कॉलेज आए होते हैं और ना ही कोई कॉल की होती है। मैत्री यूँ ही उदास सी मायूस सी किनारे खड़ी होती है कि तभी अचानक से पार्टी में प्रोफेसर रेहान पहुंच जाते हैं और मैत्री के पास आकर मैत्री का हाथ पकड़कर उसे पार्टी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। प्रोफेसर रेहान घुटनों के बल बैठकर मैत्री को रेड रोज़ का बुके देते हुए कहते हैं, मैत्री, विल यू मैरी मी? आपकी तरह हमें भी आपसे प्यार हो गया है। जन्नत की हूर है वो, इसलिए उनके लिए फूल लाया हूँ। बहुत खूबसूरत जज्बात है उनके, इसलिए अपने लबों पर उनके लिए कबूल लाया हूँ। इसके पहले मैत्री कुछ बोलती कि तुरंत मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया प्रोफेसर रेहान के पास खड़े होकर कहते हैं, देखो मैत्री, तुम्हें मंजूर हो या नहीं, मैं तो अपने घर का दामाद इसे ही बनाऊंगा। इतना सुनकर मैत्री शर्मा कर अपनी नज़रें चुरा लेती है। फिर मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया केक कट करने लगते हैं। केक कटिंग के बाद सारे लोग पार्टी एंजॉय करने लगते। वहीं दूसरी ओर आहान रूही से मिलने रूही के घर आया होता है। आहान बाहर से ही रूही के घर का
डोरबेल बजा रहा होता है कि तभी रूही आकर दरवाज़ा खोलती है। रूही दरवाज़ा खोलकर चौंकते हुए अहान से कहती है, अहान आपका यहाँ आना कैसे हुआ? क्या आपका यहाँ कोई कॉन्सर्ट है? रूही ये सारे सवाल जवाब अहान से कर ही रही होती है कि तभी अहान रूही की बातों को बीच में रोकते हुए कहता है, रूही जी, हम तो आपसे मिलने आए थे और आप ना जाने कहाँ कहाँ के सवाल जवाब हमसे करने लगी। क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? तभी रूही घर के अंदर बुलाते हुए अहान से कहती है, आइए आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठकर इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर रूही जाने लगती है कि तभी रूही का पैर एक कारपेट से फंस जाता है और रूही गिरने लगती है। रूही गिरने ही वाली होती है कि तभी अहान उसे संभाल लेता है। अहान रूही के लिए रेड रोज़ेस का बुके लेकर आया होता है, लेकिन वो डर की वजह से दे नहीं पा रहा होता है। लेकिन अहान जब रूही को गिरने से बचाता है तब वो बुके दोनों के बीच में आ जाता है और रूही को पता चल जाता है कि अहान रूही को ये बुके देने के लिए आया था। तभी रूही अहान से कहती है, अहान, आप मेरे लिए रेड रोज़ेस का बुके लेकर आए थे, तो आपने ये बुके मुझे दिया क्यों नहीं? तभी अहान रूही से कहता है, दरअसल रूही, मुझे लगा कि आपको ये बुके पसंद नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको ये दिया नहीं। तभी रूही खुश होते हुए अहान से कहती है, अहान, आपने ये बुके मुझे दिया भी नहीं और आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे पसंद आएगा भी कि नहीं। ये बुके मुझे बहुत पसंद आया, मुझे रेड रोज़ेस बहुत पसंद है, थैंक यू। इतना कहकर रूही किचन में चाय बनाने चली जाती है। अहान रूही के जाने के बाद सोफे पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहता है, रूही, हम यहाँ आपसे अपने प्यार का इजहार करने आए हैं और आप यहाँ चाय नाश्ता बनाने में लगी हैं। आखिर हम अपने प्यार का इजहार करें तो कैसे करें? इतना कहकर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अहान रूही के पास किचन में चला जाता है। अहान किचन में जाकर रूही के पास खड़े होकर उसे चाय बनाते हुए देखने लगता है। अहान रूही को आँखों में आँखें डालकर यूँ बिना पलक झपकाए लगातार 2 मिनट से देखे जा रहा था। अहान को यूँ देखते हुए रूही अहान से पूछती है, अहान, आप कहाँ खो गए? कुछ कहना था आपको? तभी अहान होश में आते हुए रूही से हड़बड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, जी हाँ, हमें आपसे कुछ कहना था। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप बिना मुझसे कुछ पूछे मेरे साथ चलेंगी? तभी रूही अहान से कहती है, हाँ, आपके साथ मैं चलूँगी, लेकिन आप। रूही कुछ बोलने ही वाली होती है कि अहान रूही की बात को बीच में रोकते हुए रूही से कहता है, रूही जी, आप मेरे साथ चलेंगी, बस अब कुछ मत कहिए और मेरे साथ चलिए। रूही को अहान पर भरोसा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं पूछती और अहान की कार में बैठकर अहान के साथ चली जाती है। अहान अपनी कार को बीच में ही रोक देता है। रूही और अहान कार से निकल जाते हैं। रूही कार से निकलते ही अहान से पूछती है, अहान, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रूही ये सब कुछ पूछते हुए अपने बगल में देखती है तो वहाँ अहान नहीं होता है, बस एक लेटर और एक गिफ्ट बॉक्स होता है। रूही तुरंत ही उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तो उसमें रेड कलर का एक सुंदर सा गाउन होता है। उस गाउन को देखने के बाद रूही लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि रूही, हमने जो आपको तोहफ़ा दिया है उसे आप कबूल कीजिए। आप जैसे ही ये ड्रेस पहनकर बाहर आएंगी, मैं आपकी आंखों के सामने नज़र आ जाऊंगा। रूही ये खत पढ़कर थोड़ा मुस्कुराकर तैयार होने सामने वाली होटल में चली जाती है। अहान होटल के बाहर खड़े होकर रूही का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर रूही कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर आती है। अहान की नज़रें जैसे ही रूही पर पड़ती हैं, वो उसको देखकर उसकी निगाहों में खो जाता है। अहान को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आसपास की सभी चीज़ें, सभी लोग रुक गए हों, बस रूही उसकी तरफ आगे आगे बढ़ती जा रही हो। तभी रूही अहान के पास आकर कहती है, अहान, आपका दिया हुआ ये तोहफ़ा बेहद खूबसूरत है। तभी अहान रूही की तारीफ़ करते हुए कहता है, दुनिया की सभी चीज़ें
चाहे जितनी खूबसूरत हो जाए, लेकिन वो कभी भी आपकी जितनी खूबसूरत नहीं हो सकती। रूही अहान की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी अहान रूही से कहता है, रूही, आप तो इतनी जल्दी खुश हो गई, अभी तो आपके लिए और भी बहुत कुछ है, आप मेरे साथ चलिए। फिर रूही अहान का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगती है। अहान रूही को जहाँ जहाँ लेकर जाता है वो जगह पूरी मोहब्बत के रंगों से सजी होती है। कुछ कदम चलने के बाद अहान रूही को एक सुंदर से बीच पर ले आता है। रूही बीच पर साफ ठंडे पानी को देखकर उसमें चलने लगती है। तभी अहान रूही से कहता है, रूही, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी रूही अहान के पास खड़े होकर कहती है, अहान, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी अहान अपने घुटनों के बल बैठकर रूही से कहता है, रूही, हमने आपको अनजाने में जो भी तकलीफ़ें दी हैं उन सब के लिए माफ़ी चाहते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि इस जन्म क्या अगले 7 जन्मों तक किसी को भी आपको तकलीफ़ पहुंचाने नहीं देंगे। आपकी मासूमियत और आपकी अच्छाई से हमें प्यार हो गया है। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज़ तुम हो, मेरी आँखों में बसा एक खूबसूरत अक्स तुम हो। मैं तो मामूली इंसान हूँ ठहरा और मुझे ज़िंदा रखने वाली नब्ज़ तुम। रूही, हमें आपसे बहुत बहुत प्यार हो गया है। इतना कहकर अहान अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। तभी रूही खुश होते हुए अहान से कहती है, हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अहान। इतना सुन अहान रूही को रिंग पहना देता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी अहान रूही से कहता है, रूही, मैंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र भी बुलाया है जो हमारी तस्वीरें लेंगे। फिर अहान और रूही अलग अलग पोज देकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगते हैं। कुछ देर फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद फ़ोटोग्राफ़र को भेजकर दोनों म्यूज़िक लगाकर डांस करने लगते हैं। फिर दोनों डिनर करके बेंच पर बैठकर आसमान में तारे देखने लगते हैं। दोनों तारे देख ही रहे होते हैं कि तभी आसमान का एक तारा टूटता है और दोनों उस तारे से विश मांगने लगते हैं। दोनों विश मांगने के बाद कुछ देर यूँ ही आसमान को देखते हैं। फिर दोनों कार में बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रोज़ाना दोनों में देर रात तक फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन अहान अपने घर पर सोफ़े पर बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। अहान टीवी पर न्यूज़ देखता है तो उसमें दिखाता है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़, कल रात मशहूर सिंगर मानव जैन की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मरने से पहले एक टेप रिकॉर्डर में अपनी रिकॉर्डिंग कर छोड़ी है। आप सभी लोग मेरे साथ वो रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं मानव जैन आज मरने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। मैं मरने से पहले ये कबूल करता हूँ कि मैंने ही सिंगर आकाश गोयल को मरवाया है। अभी कुछ दिन पहले अहान मल्होत्रा के कॉन्सर्ट में अहान को मारने की कोशिश भी मैंने ही की थी। जैसा कि आप सब ने मेरे साथ इस रिकॉर्डिंग में सुना कि मानव जैन ने अपने सभी जुर्म मरने से पहले रिकॉर्ड कर दिए हैं। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के अलावा पुलिस को एक और चौंका देने वाला सबूत मिला है। उन्हें मिला है कि केजी रोड पर मिले सबूत की तरह मानव जैन के घर पर भी उनके रूम के मिरर पर खून से हसीना लिखा है। इन सबूतों से ये पता चल जाता है कि केजी रोड पर हुए हमले और इस खून में दोनों में ही किसी एक इंसान का हाथ है, जिसका नाम है हसीना। के नाम के अलावा हमें अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वो गुमनाम है और लापता है। आखिर वो हसीना कौन है जो इन गुनहगारों को मार रही है? लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस कातिल को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस कातिल को जल्द ही ढूंढ लेगी। जानने के लिए देखते रहें। टीवी पर ये न्यूज़ देखने के बाद अहान टीवी ऑफ कर देता है। अहान टीवी ऑफ करने के बाद खुद से ही बातें करते हुए कहता है,
मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है, पर अब लग रहा है कि कहानी अब शुरू हुई है। फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना है। पुरानी किताब के पन्नों को पलटकर अतीत को जानना है। अगले दिन अहान रूही की सच्चाई जानने के लिए अपनी कार से उसी रास्ते पर जाता है जहां एक बार अहान की कार खराब हुई थी और उसे वहां एक पुराना सा घर दिखा था। अहान आज उसी घर में गया होता है। अहान उस घर में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा होता है जिससे पता चल सके कि हसीना कौन थी। तभी अहान को ढूंढते ढूंढते एक डायरी मिलती है। अहान उस डायरी को लेकर अपने घर चला जाता है। अहान अपने घर आकर डायरी को पढ़ता है। अहान डायरी पढ़ने के बाद तुरंत मैत्री को फ़ोन करता है और मैत्री से कहता है, मैत्री तुम अभी रेहान के साथ मेरे घर पर आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर बाद मैत्री और प्रोफेसर रेहान अहान के घर पर आ जाते हैं। अहान उस डायरी में लिखी हुई सारी बात उन दोनों को बताता है और उन दोनों से कहता है, रूही से हमें पूरी सच्चाई जानने के लिए एक नाटक करना होगा। इस नाटक को करने का सबसे सही मौका और सही वक्त अब से 3 दिन बाद का है। अब से 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और उस दिन इस नाटक के ज़रिए रूही की पूरी सच्चाई खुद रूही के मुंह से सुनेंगे। बताओ मैत्री और रेहान, तुम दोनों मेरा साथ दोगे? तभी मैत्री अहान से कहती है, हाँ अहान भाई, मैं और प्रोफेसर रेहान आपका साथ ज़रूर देंगे। हसीना की सच्चाई का खुलासा और इस कहानी का आखिरी एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जज्बातों के सफ़र पर बने रहिए। प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।